बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ गैसेस एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट होती हैं थ्रू स्टोमेटा के जरिए, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं वो लीव्स में स्टोर होते हैं। अब वो लीव्स यूज़ होता है एज ए एक्सक्रीटोफोर, यानी वो लीव से शेड ऑफ कर जाता है। फिर उसके साथ साथ कुछ यूरिया एसिड की क्रिस्टल्स वैक्यूल के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, यानी ये भी एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है वैक्यूल। और उसी तरह हमने ये देखा था कि रूट्स के ज़रिए भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पॉसिबल है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे स्टेम एज एक्सक्रीटरी आर्गन। अब स्टेम एज ए एक्सक्रीटरी आर्गन कैसे पॉसिबल है? अब स्टेम मेन ट्रंक है, इसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ इस स्टेम के अंदर ओल्ड जाइलम है। बात हो रही है ओल्ड जाइलम, तो जाहिर है कि ये स्टेम भी काफी पुराना होगा। अब इस इन ब्रांचेस के अंदर भी वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, यानी वेस्ट मटेरियल जब डिपॉजिट होगा तो ये ब्रांचेस जब सेपरेट होंगी प्लांट से, वो वेस्ट मटेरियल भी उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ओल्ड जाइलम की, ये मेन ट्रंक के अंदर है। इस मेन ट्रंक के ओल्ड जाइलम के अंदर वेस्ट मटेरियल जब डिपॉजिट होता है तो आपको पता होना चाहिए जाइलम वाटर की कंडक्शन के लिए होता है। जाइलम टिश्यूज हैं जो वाटर की कंडक्शन के लिए पॉसिबल होते हैं। अब इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जब वेस्ट मटेरियल आएगा तो इसका जो अपना काम है उसकी सलाहियत यह खो देगा, यानी इसके जरिए वाटर की कंडक्शन नहीं होगी क्योंकि वेस्ट मटेरियल आ चुका है, जिसकी वजह से ये इसका कलर क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। ये देख लेते हैं हम। सम ट्रीज डिपोजिट स्ट्रेंज केमिकल इन देयर ब्रांचेस एंड ट्रंक्स, ठीक है, ब्रांचेस और उसके साथ साथ ट्रंक्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, ठीक है, खास तौर पर किसमें? ओल्ड जाइलम में, विच इज नो लॉन्गर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ये जो जाइलम है ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए लॉन्गर नहीं रहा, यानी ये वाटर की तरसील के लिए ये क्या है, कारामद नहीं रहा। अगर हम एग्जाम्पल के जरिए इसकी बात करते हैं, एबनी वुड है, ठीक है बच्चों, ये एबनी वुड दिखाई गई है। अब इसका कलर डार्क ब्लैक हो चुका है, यानी इसके जरिए वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, वाटर की कंडक्शन नहीं होगी। लेकिन ऊपर वाला पोर्शन अभी ये क्या है, डार्क ब्लैक नहीं है, ऊपर वाले पोर्शन के जरिए वाटर की कंडक्शन हो सकती है। ये भी एबनी वुड दिखाई गई है और उसके साथ साथ ये भी एबनी है, ये भी एबनी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो चुका है। जब वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो चुका है जिसकी वजह से इसका कलर डार्क ब्लैक हो चुका है, इसी को कहते हैं हार्ड वुड, ठीक है। ये ओल्ड ट्रंक होगा, ये ओल्ड ट्रंक के ओल्ड जाइलम के अंदर वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो चुका है। अब यही वेस्ट मटेरियल जो डिपॉजिट हुआ है इसकी वजह से ये डार्क कलर हो चुका है, डार्क वुड हो चुकी है, इसी को एबनी वुड कहेंगे। इसके जरिए वाटर की तरसील नहीं होगी, इसी को हार्ड वुड कहते हैं। हम देख लेते हैं, दिस टेक्स प्लेस इन एबनी विच प्रोड्यूसेस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। ये एबनी वुड, वेरी ब्लैक wood in the center. These are considered to be waste material by plant. अब by plant physiologist, अब ये कंसिडर किसने किया? फिजियोलॉजिस्ट ने। फिजियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? जो फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। अब फिजियोलॉजी की स्टडी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द फंक्शन। प्लांट के फंक्शन की स्टडी करने के बाद फिजियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये क्या है? एबनी वुड है, ये ओल्ड जाइलम के अंदर वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो चुका है, इसके जरिए वाटर की कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब वेस्ट एज ए केमिकल वेपन, अब कुछ प्लांट क्या करते हैं जो उनके अंदर वेस्ट डिपॉजिट हो जाता है। प्लांट्स कौन से हो सकते हैं? मेनली हम पहले देख लेते हैं कॉनिफर्स वगैरह। कॉनिफर्स वगैरह हमने किंगडम प्लांटी के अंदर चैप्टर नंबर 9 11th के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर कौन बनती हैं, ये जिम्नोस्पर्म के अंदर आ जाते हैं।
अब उन ये कॉनिफर्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डिपॉजिट करते हैं, फिर डिपॉजिट करने के बाद उनकी एक्सक्रीशन सक्रीट करते हैं एक्सक्रीशन, तो वो किसकी फॉर्म में होती है, ये रेजन्स वगैरह के, ठीक है, ये विस्कस मटेरियल की फॉर्म में होती है, और उसके साथ साथ ये वही वेस्ट मटेरियल उसके केमिकल एक्सक्रीट करते हैं जो सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। जब ये सॉइल के ऊपर गिरते हैं तो उसके इर्द गिर्द वो दूसरे प्लांट्स उग नहीं पाते। अब ये जो विस्कस लाइक मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं कॉनिफर्स में, जब आपने देखा होगा कि एक प्लांट है उसको कट लगने के बाद एक गाढ़ा सा मटेरियल निकलता है, ठीक है, ये रेजन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इन जो रेजन्स वगैरह, ये विस्कस मटेरियल का जो टेस्ट होता है बिटर होता है, और उसमें से अजीब सी स्मेल होती है। अब इन अजीब सी स्मेल और बिटर टेस्ट की वजह से कोई भी दूसरा एनिमल जो इनकी तरफ नहीं आता इनको खा नहीं पाता है। फिर उसके साथ साथ इन्होंने ना क्या करने, ऐसे केमिकल सिक्रीट करने हैं जो ज़मीन के ऊपर आते हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द जब ये गिरते हैं तो दूसरे प्लांट्स वगैरह उग नहीं पाते। देखें, सम प्लांट्स विल एक्टिवली secrete waste compounds into the soil, occasionally using as केमिकल वेपन्स, ठीक है। ये यूज हो रहे हैं केमिकल वेपन, हम सॉइल के इर्द गिर्द ये क्या सेक्रेट करते हैं, फिर उसके साथ साथ अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कॉनिफर्स वगैरह, ताकि दूसरे कंपीटिंग प्लांट्स के दूसरे प्लांट उसके इर्द गिर्द ना उगें, ठीक है, और उसके साथ साथ कोई भी एनिमल इनको आके ना खाए। ये कॉनिफर्स वगैरह दिखाए गए। एक्सक्रीशन, अब हमने जो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर आर्टिकल स्टार्ट किया हुआ था वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीशन इन एनिमल। एनिमल के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्लांट्स। एनिमल के अंदर वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अब एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं, यानी इनके अंदर मेटाबॉलिज्म बकायदा होगा। वो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। वो नाइट्रोजनस वेस्ट डिफरेंट पाथवे के जरिए अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या है सेक्रेट होगा। ये हम देख लेते हैं। इट इज द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स। एलिमिनेशन, एलिमिनेट होगा क्या चीज, वेस्ट मेटाबोलाइट्स, ठीक है, यानी वेस्ट, अब वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म आपको पता होना चाहिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। वेस्ट मेटाबोलाइज्ड several products may be included in the list of excretory product। अब इसके जरिए जब वेस्ट मेटाबोलाइट होगा several प्रोडक्ट क्या होंगे, बनेंगे, वो several प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट के जरिए एक्सक्रीट हो जाएंगे। वो एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट हो सकता है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो सकता है। हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट के अंदर बाहर कंसंट्रेशन, बाहर क्वांटिटी वाटर की बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये वाटर भी क्या है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज हो सकता है। फिर उसी के साथ साथ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से साल्ट भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। देखें, वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट इज लेबल्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट के अंदर बाहर क्या एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल डाइल्यूटेड होता है, तो इस एनवायरनमेंट के अंदर वाटर क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया वाटर क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इन दी स्पेसिफिक कंडीशन। अब इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन यानी मखसूस एनवायरनमेंट के मुताबिक, मखसूस एनवायरनमेंट के मुताबिक, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के मुताबिक वाटर क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसी तरह जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी क्या है, चेंज हो जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं सिमिलरली साल्ट रिमूव बाय एनिमल्स ऑफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। अब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है यानी साल्ट होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये सॉल्ट भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट आर द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट फॉर दिस एनिमल। अब इनके लिए, इन एनिमल्स के लिए क्या है, सॉल्ट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, लेकिन याद रखना है ये इन्वायरमेंट के मुताबिक। अब अगर हम बात करें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, अब एनिमल्स के अंदर मेनली एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे कंपाउंड है जिनका मेन मरकब क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब उनको, उनकी
उनका क्या होना है, मेटाबोलाइट्स, यानी एनाबोलिज्म होनी है और उसके साथ साथ कैटाबोलिज्म होनी है, ठीक है। फिर इन एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के बाद ये कॉन्स्टिट्यूट होगा तमाम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का। देख लेते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूट है किसके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के। ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है, उस अमाइनो एसिड के अंदर ये अमाइन ग्रुप है, जब ये इससे सेपरेट होगा, रिमूव होगा, इसको क्या कहेंगे, अमाइनो ग्रुप। जब अलग होगा, डी एमिनेशन, ठीक है। डी एमिनेशन होने के बाद ये बॉडी से रिमूव भी हो सकता है और दूसरे किसी भी, ठीक है, दूसरे किसी भी मालिक्यूल के साथ मिलकर ये रीयूज भी हो सकता है। अब इसका रिमूव होना और रीयूज होना क्या है, ये इसको बेटर वे में क्या है, सही साबित करेगा। अगर ये रिमूव या रीयूज नहीं होगा तो इसके डिसएडवांटेज होंगे। इन द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, द अमाइनो ग्रुप मींस NH2 इज रिलीज, उसे क्या कहेंगे, डीएमिनेशन, और ट्रांसफर टू एन अदर मालिक्यूल फॉर रिमूवल और रीयूज। और या इसके साथ साथ दूसरे मालिक्यूल, या उसके साथ साथ दूसरे मालिक्यूल के साथ मिलकर रिमूव हो जाएगा, रिमूव होगा या रीयूज होगा, ठीक है। अगर हम बात करें अमाइनो ग्रुप की, अमाइनो ग्रुप नॉट reused for recycling of amino acid is essential dissolved in water। अगर ये क्या है, अमाइनो ग्रुप रीयूज नहीं हुआ तो उसके नतीजे में ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा एंड एक्सक्रीटेड टू अवॉइड, और ये जो एक्सक्रीटेड होगा टू अवॉइड टॉक्सिक राइज इन द प्लाज्मा। अब इसके जरिए क्या हो जाएगा, प्लाज्मा का के अंदर टॉक्सिसिटी क्या राइज हो जाएगी, यानी प्लाज्मा की जो पीएच है, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है, वो बैलेंस नहीं रहेगी, उसका चार्ज बैलेंस नहीं रहेगा, उसकी वजह से बहुत से नुकसान हो सकते हैं। एलिवेटेड लेवल ऑफ दिस वेस्ट, अब इसका लेवल बहुत बड़ा अगर बढ़ जाए दिस वेस्ट का, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट का, कैन कॉज कन्वर्जन, यानी दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बंदा कोमा की कंडीशन में भी जा सकता है और उस आखिरकार उसकी डेथ भी हो सकती है इवेंचुअली। यानी जो अमाइनो ग्रुप नाइट्रोजन का बॉडी से रिमूव होना लाजमी है, या वो रीयूज हो जाए या यूज हो जाए। अगर वो नहीं होती तो उसने प्लाज्मा के को डिस्टर्ब करना, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को बरकरार नहीं रहने देना, तो उसकी वजह से क्या कन्वर्जेंस, कोमा एंड इवेंचुअली डेथ पॉसिबल हो सकती। वेज ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, अब डिफरेंट वेज है जिनके जरिए नाइट्रोजन रिमूव हो सकती है। अगर एक्सेस नाइट्रोजन होगी तो वो नाइट्रोजन किस फॉर्म के अंदर रिमूव होगी, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। देखें, एक्सेस नाइट्रोजन एक्सक्रीट होगी किस फॉर्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट होगी। अगर हम इसी तरह देख लेते हैं लो क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन, अब अगर नाइट्रोजन की क्वांटिटी लो होगी तो वो लो क्वांटिटी किस फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट होगी, एनिमल्स के अंदर, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन और ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। देखें, lower quantities of nitrogen are excreted in the form of other compounds such as creatinine, creatine, trimethyl amine oxide। इस फॉर्म के अंदर लोअर क्वांटिटी क्या है एक्सक्रीट हो जाएगी। अगर हम बात करें वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की थोड़ी सी क्वांटिटी होगी तो उस फॉर्म के अंदर तो इस फॉर्म के अंदर ये एक्सक्रीट होगी इस इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन्स। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। कहने का मतलब यह है एक्सेस नाइट्रोजन, अगर ज्यादा नाइट्रोजन होगी तो ज्यादा पानी की जरूरत होगी इनको एक्सक्रीट करने के लिए, वो ये फॉर्म हो सकती हैं। अगर लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन होगी तो इसका मतलब ये है लो वाटर चाहिए इनको एक्सक्रीट होने के लिए, तो इस फॉर्म में हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वेरी स्मॉल क्वांटिटी तो इसके लिहाज से पानी की इतनी ही कम मकदार चाहिए तो इनको एक्सक्रीट करने के लिए इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये हम देख लेते हैं, अब एक चार्ट की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में कि अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड से जब अमाइन ग्रुप निकला है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है, उसको कहते हैं डीएमिनेशन। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ये अमोनिया की फॉर्म में भी एक्सक्रीट हो सकता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अमोनिया अमाइन ग्रुप
अमोनिया की फॉर्म में भी एक्सक्रीट हो सकता है, और उसके साथ साथ यही NH3 यानी अमोनिया को यूरिया साइकिल के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अमोनिया को यूरिया साइकिल के अंदर भी, तो ये लो क्वांटिटी ऑक्सीजन नाइट्रोजन रह जाएगी, लो क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन रह जाएगी। इसका फार्मूला है H2CO। फिर उसके साथ साथ इसी अमोनिया को यूरिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये कम्प्लेक्स पाथवे है, इसके लिए 15 रिएक्शन पाथवे चाहिए, यानी 15 स्टेप्स होंगे, उसके बाद ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तब जाके ये क्या एक्सक्रीट होगा एनिमल्स की बॉडी में। लेकिन इसके लिए ये लो क्वांटिटी रह जाएगी, वेरी लो क्वांटिटी रह जाएगी। उसी तरह इसके लिए कम पानी की मकदार भी चाहिए होगी बॉडी से रिमूव करने के लिए। ये क्रिएटिनिन दिखाया गया है, वेरी लो क्वांटिटी होगी इसके अंदर, उसके साथ साथ ये क्रिएटिन दिखाया गया है। ठीक है, सबसे कम क्वांटिटी जो होगी नाइट्रोजन की इन प्यूरिन और पायरिमिडीन के अंदर होगी। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये देखें, इसके अंदर एडनिन और गवानीन दोनों आ जाते हैं। पायरिमिडीन क्या है, ये क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इसके के अंदर साइटोसिन, गवानीन और थायामीन आ जाते हैं। इनके अंदर वेरी वेरी लो क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन होगी, और उसके साथ साथ बहुत कम पानी चाहिए इनको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन रिमूवल हो जाएगी इस पॉसिबल। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, अब मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है, किसके अंदर, प्यूरिन और पैरामिडीन बेसिस के अंदर, तो वो उसके नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, वो हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया। अब अगर हम बात करें कि एडेनिन है, यानी ये प्यूरिन है, एडेनिन और गवानीन दोनों प्यूरिन है। अब इस एडेनिन की अगर हम मेटाबॉलिज्म करते हैं तो देखते हैं कि क्या बनता है। एडेनिन है, इसके अंदर वाटर ऐड हुआ है, देखें, जब वाटर ऐड हुआ तो ये अमाइन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस सेपरेट हो चुका है। इसके नतीजे में ये एडेनिन यानी प्यूरिन जो है हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर इसी की हम बात करें कि गवानीन है, ये भी क्या है, गवानीन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, प्यूरिन है, इसके अंदर वाटर ऐड हुआ है, तो ये अमाइन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया सेपरेट हो चुका है, तो ये जेंथीन में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब जेंथीन में कन्वर्ट हो चुका है तो NADH से क्या है इधर ऐड हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, वाटर के अंदर। जब ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ तो N प्लस NAD प्लस इससे सेपरेट हुआ, तो ये किस में, जेंथीन किस में कन्वर्ट हो चुका है, हाइपोजेंथीन में। जब हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी ये एडेनिन भी हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हुआ है, और उसके साथ साथ गवानीन भी किस में कन्वर्ट हुआ है, हाइपोजेंथीन में। और इसी तरह अगर हम बात करें एलेंटोइन की, ये एलेंटोइन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये एलेंटोइन भी क्या है, ये किसके प्रोडक्ट में आ जाता है, प्यूरिन एंड पैरामिडीन्स के। ठीक है, जब प्यूरिन और पैरामिडीन का मेटाबॉलिज्म होगा उसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बनेंगे। बच्चों, जो हमने टोटल आज का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जो टेक एंड होम मैसेज है ना, इस स्लाइड्स के अंदर बताया गया है। अब इस स्लाइड के अंदर टेक एंड होम मैसेज किस तरह है कि ये देखें, प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन के अंदर आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अब उस अमाइनो एसिड की जब ब्रेकडाउन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे तो अमाइनो एसिड बनेगा। अब इस अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप सेपरेट होगा। ठीक है, अमाइनो ग्रुप जो है, यानी अमाइनो ग्रुप जो सेपरेट होगा उसे डीएमिनेशन कहेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्लस आरएनए होता है। अब इस न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेसिस को सेपरेट करना, इन न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, इनसे अमाइनो ग्रुप सेपरेट करना, इसको भी डीएमिनेशन कहेंगे। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर रिमूव हो रहा है, क्या है, डिफरेंट एनिमल्स में, यानी अमाइनो ग्रुप सक्रीट होगा, एक्सक्रीट होगा डिफरेंट एनिमल में, डिफरेंट फॉर्म के अंदर। अब ये अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप अमोनिया की फॉर्म में भी एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन ये अमाइनो ग्रुप अमोनिया की फॉर्म में जो एक्सक्रीट हो रहा है वो
किन एनिमल्स में हो रहा है? मोस्ट एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडिंग मैनी फिशेस। अब अमाइनो ग्रुप किस फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट हो रहा है? अमोनिया की फॉर्म में, यानी अमाइनो ग्रुप अमोनिया में कन्वर्ट होगा। तो इस कन्वर्ट होने के बाद NH3 की फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होगा तो इन एनिमल से ये क्या एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन इसको चाहिए लीस्ट एनर्जी, कम एनर्जी चाहिए होगी, कम एनर्जी यूज होगी, उसके साथ साथ मैक्सिमम वाटर, यानी फ्रेश वाटर के अंदर ये काम हो रहा है, मैक्सिमम वाटर चाहिए जिसकी वजह से ये एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। अब यूरिया फार्म में जो नाइट्रोजनस जो यूरिया फार्म में जो नाइट्रोजन एक्सक्रीट हो रही है इन एनिमल्स में होगी मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियन, शार्क्स, सम बोनीफिशेस। इनके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है ये यूरिया फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। लेकिन याद रखें कि यूरिया यूरिया साइकिल को चाहिए क्या? मॉडरेट वाटर चाहिए, यानी मोतदिल वाटर चाहिए, और उसके साथ साथ मच एनर्जी, यानी इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाके अमाइनो ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? यूरिया में। ठीक है, अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा? यूरिया में। फिर उसके बाद ये इनकी बॉडी से, एनिमल की बॉडी से क्या एक्सक्रीट होगा? अगर इसी तरह हम बात करें, अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? यूरिक एसिड में। लेकिन ये कम्प्लेक्स साइकिल है, इसको तकरीबन 15 पाथवे चाहिए अमाइनो ग्रुप को, यानी अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए। अब ये किस में हो रहा है? किन एनिमल्स में? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैनी रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स वगैरह। ठीक है, लैंड स्नेल्स वगैरह, इन तमाम के अंदर अमोनिया यानी अमाइनो ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? यूरिक एसिड में, तब जाके ये एक्सक्रीट होगा। लेकिन इसको चाहिए लीस्ट वाटर, इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए कम पानी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तब जाके इसको ये इसमें कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद ये एक्सक्रीट होगा। एक्सक्रीट होने के बाद यानी ये इनको बहुत कम पानी चाहिए, तब जाके ये क्या है? एक्सक्रीट हो जाएगा। बच्चों याद रखें कि हम कुछ डेफिनेशन है जो मेन हम वो देख लेते हैं कि अगर हम बात करें कि इनकी बॉडी से अगर अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, वो जिस फिनोमेने के तहत एक्सक्रीट होगा उसको अम्यूनोटली कहेंगे। अमोनिया से अम्यूनोटली। मैंने ये बात की है कि अमोनिया इनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडिंग मैनी फिशेस। लेकिन अमोनिया जिस फिनोमेना के तहत इनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है उसे अमोनेटली कहेंगे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप कैसे कर सकते हैं? देखें, फिनोमेना ऑफ रिमूविंग अमोनिया बाय सेल्स और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अमोनोटली। ठीक है, अमोनोटली की डेफिनेशन आनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी से ये अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी से ये अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है, उनको हम क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक, अमोनोटली और अमोनोटैलिक के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। लेकिन कितना वाटर चाहिए इस अमोनिया को, यानी इस अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है, कितना वाटर चाहिए उसको एक्सक्रीट होने के लिए? तकरीबन 500 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर 500 ml वाटर चाहिए, यानी मैक्सिमम वाटर चाहिए होगा इनकी बॉडी से 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने के लिए। अगर हम बात करें कि वो फिनोमेना जिस फिनोमेना के तहत यूरिया इनकी बॉडी से एक्सक्रीट होगा, ठीक है, वो फिनोमेना जिस फिनोमेना के तहत, जिस प्रोसेस के तहत यूरिया इनकी बॉडी से एक्सक्रीट होगा उसको उनको कहेंगे यूरियोटैली। उस फिनोमेना को क्या कहेंगे? यूरियोटैली। अगर वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी से ये यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है उनको कहेंगे यूरियोटैलिक। ठीक है, यूरियोटैली और उसके साथ साथ यूरियोटैलिक्स के अंदर डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इनकी बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए यूरिया 50 ml वाटर चाहिए। 50 ml वाटर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को क्या एक्सक्रीट करेगा? इनकी बॉडी के अंदर जो यूरिया है, यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन वेस्ट नाइट्रोजन है 50 ml वाटर चाहिए, ताकि वो 50 ml वाटर 1 ग्राम नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करेगा इनकी बॉडी से। फिर अगर हम बात करें वो फिनोमेना जिस फिनोमेना के तहत, ठीक है, इनकी बॉडी से यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो रहा है, उनको हम कहेंगे यूरियोकोटैली। क्या कहेंगे उस फिनोमेने को, क्या कहेंगे, यूरियोकोटैली, यूरियोकोटैली। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी से ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो रहा है, उन ऑर्गेनिज्म को यूरियोकोटैलिक कहेंगे। यूरियोकोटैलिक फिनोमेना है, प्रोसेस है। यूरियोकोटैलिक फिनोमेना है, प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत यूरिक एसिड्स इन ऑर्गेनिज्म से क्या है, एक्सक्रीट हो रहा है। लेकिन यूरियोकोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी से ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, ये बच्चे ये कंप्लीट था ये जो आज की यानी ये जो जितनी डेफिनेशन अम्यूनोटैली, अम्यूनोटैलिक में डिफरेंस, यूरियोटैली, यूरियोटैलिक के अंदर डिफरेंस, यूरियोकोटैली, यूरियोकोटैलिक के अंदर डिफरेंस, ये तमाम बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ वाटर की कंसंट्रेशन, इनको 500 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए, इनको 50 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए, इनको क्या है 1 ग्राम नाइट्रोजन 1 ml वाटर चाहिए, सॉरी टू से इनको 1 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव करने के लिए। आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।